नमस्कार दोस्तों, मैं जागत मिश्रा आपका स्टूडेंट करियर प्लस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स गणित। देखिए, गणित क्या होती है। अधिकतर मैं सुनता हूँ सभी कहते हैं कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, या फिर हम लोग गणित क्यों पढ़ें, आखिर हमारा आर्ट साइड है, हमें गणित क्यों पढ़ाया जाता है, सभी कंपटीशन एग्जामों में गणित क्यों आता है। आखिर आपने देखा है, आपने कभी विचार किया है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सभी एग्जामों में आता है, सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। गणित आपका चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, आपका सुपर टेट, आपके एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम सही, आपके बैंक के कोई भी एग्ज़ाम सही, आपके सभी एग्ज़ामों में, रेलवे, आपके सभी एग्ज़ामों में गणित आपको कॉमन सब्जेक्ट मिलता है। मतलब आपको एक गणित सब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है, गणित का इतिहास जानने की कोशिश की है कि आखिर हमें गणित क्यों पढ़ना पड़ता है, आखिर हमारा गणित से क्या मतलब है? देखिए, मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभ से ही गणित का एक विशेष स्थान रहा है। देखिए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं अगर कहूँ कि गणित जो है वो प्रारंभिक सभ्यता की धुरी का कार्य करता है। प्रारंभिक सभ्यता का जो विकास हुआ है वो गणित से हुआ है। जैसे कि ज्ञान विज्ञान के जो सभी विषय हैं उनमें क्या है, किसी न किसी प्रकार से गणित उससे क्या है, रिलेटिव है, उससे जुड़ा हुआ है। हमारा सभी सब्जेक्ट क्या करते हैं, जैसे हमने साइंस पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ये सब्जेक्ट हमारे क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उसको निखारते हैं। लेकिन गणित क्या है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। गणित क्या करता है, आपके व्यवहारिक जीवन को भी निखारता है। आपके व्यवहारिक जीवन में गणित का बहुत उपयोग होता है। आपके तार्किक चिंतन को बढ़ाता है, मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, आपकी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जा सकता। ये रटने पे बल नहीं देता है, ये आपका समझने पे बल देता है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जिसे समझ सकते हैं, आप रट नहीं सकते। आपने देखा होगा, गणित में आप किचन में जाते हैं, किचन में जाने पे आप क्या करते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, हल्दी नमक जो भी लेते हैं, किस अनुपात में डालना है, ये सब क्या है, गणित है। कोई चिकित्सालय है, कोई डॉक्टर है, वो देता है दवाई इतने समय पे लेनी है। आपके दिन की शुरुआत ही गणित से होती है। आप प्रत्येक दिन उठते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि मुझे कितने बजे उठना है, यहाँ और कितनी देर रुकना है, पार्टी में मुझे कितनी देर जाना है, ये सब क्या है, आपका गणित है। अब बच्चे खेल खेलते हैं, कुछ खेल होते हैं, जैसे उन्हें लूडो खिलाया जाता है, लूडो में क्या है, वो गणित सीखते हैं। सांप सीढ़ी आपने देखा होगा, सांप सीढ़ी में क्या होता है, आपका सांप सीढ़ी में 1 से लेके 100 तक आपकी गिनती लिखी होती है, गिनती लिखी होती है 100 तक। आपको एक 99 पे बच्चों को एक सांप भी मिलता है जो लास्ट में आपको कहाँ पहुँचा देता है, 9 पे पहुँचा देता है। ये क्या है, आप इससे भी सीखते हैं, आप खेल खेल में गणित को सीख रहे हैं। ये खेल विधि का भी प्रयोग करके आप गणित को सीखते हैं। ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, वो भी सारी गणित से होती हैं। क्रिकेट में अगर पूछूं मैं, क्रिकेट में अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूं कि क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉलें फेंकी जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे एक ओवर में सर 6 बॉल फेंकी जाती हैं। जबकि ये आंसर गलत है। आपका क्या है, एक ओवर में सिर्फ एक बॉल 6 बार फेंकी जाती है। बॉल एक ही होती है लेकिन कितनी बार फेंकी जाती है, 6। तो आप देखते हैं कैलेंडर में यूज होती है गणित, आपके जो क्लॉक है घड़ी में यूज होती है गणित, आपके सभी चीज़ों में गणित यूज होती है। छोटे छोटे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, आपने देखा हो गुल्ली और डंडे कि इतने डंडे वो गिनते हैं, फिर बाद में काउंटिंग करते हैं, तो सब क्या है, ये गणित है। तो आपको गणित ऐसा नहीं है कि आपके व्यक्तित्व को निखारे, गणित आपके व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग होती है। आप कोई सामान लेने जाते हैं किसी मार्केट में, तो क्या है, उसको गणित के ही उपयोग से आप उसको सामान को खरीदते हैं,
उसमें कितना देना है, कितना वापस लेना है, ये सब भी क्या है आपका गणित है। अब गणित के सब्जेक्ट में कई भ्रांतियाँ रहती हैं। मतलब मैंने देखा है गणित में आपको भ्रांतियाँ रहती है कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सीख ही नहीं सकते, हमें आ ही नहीं सकता। गणित को हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजर लगता है। वो भी किन स्टूडेंट को लगता है? उन स्टूडेंट को जिनका गणित से क्या है, वो आर्ट साइड में है, मतलब उनका गणित से कोई भी संबंध नहीं है, उन्हें मैथ बहुत कठिन लगती है। अगर मैथ कठिन सब्जेक्ट नहीं है, देखिए छोटे बच्चों को क्या होता है, रोचक में चीज़ों से, जैसे आपकी कुछ बॉल हैं तो बॉल को गिनना कैसे सिखाते हैं कि ये 2 बॉल हैं, इनको मैं 2 बॉल और ऐड कर दिया, कितनी बॉल हो गई? 4 बॉल हो गई। तो ऐसे आपको कुछ दृश्य चीज़ों से भी आपको गणित समझाया जाता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गणित का जादू, आपने किताब का नाम क्या देखा होगा, गणित का जादू। मतलब गणित एक जादू तरीके से सिखाई जाती है, आपको एक खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। तो गणित कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, आप उसे सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी टेट की। देखिए यूपी टेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, यूपी टेट और सी टेट देने के बाद आप सुपर टेट देंगे, तो आप एक शिक्षक ही बनने जा रहे हैं। शिक्षक या शिक्षक का आप क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले यूपी टेट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप जिस एग्ज़ाम की, आप जरूरी नहीं है कोई टेट का एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहला जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये कि आपको सिलेबस अपना पूरा पता होना चाहिए। यूपी टेट का सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले आपका चैप्टर में नंबर सिस्टम आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, आपका एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, आपके डेसिमल आ रहे हैं, आपकी दशमलव जो है भिन्ने आ रही हैं, फ्रैक्शन, आपके क्या सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है, परसेंटेज आ रही है, प्रतिशत आ रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, कुछ आंकड़े संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके ट्रेन और बस के समय सारणी के अनुसार एक क्वेश्चन आपका टेट में पूछा जाता है। आपका जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण से संबंधित पूछा जाता है। आपके ट्रायंगल, त्रिभुज, आपके रेक्टेंगल, आपके सर्किल, इसके परिमाप भी पूछ लेता है, पैरामीटर कितना है, एरिया भी पूछ लेता है, आपका वॉल्यूम भी पूछता है, क्यूब और क्यूबॉइड का। तो आपके एक चैप्टर आपका कैलेंडर का है जो आपका रीजनिंग का चैप्टर है। ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा आपने पेडागोजी में देखा होगा गणित की भाषा कैसी है, गणित का चिंतन कैसा है, गणित का तार्किक प्रकृति कैसी है, गणित के मतलब क्या है, उपचारात्मक कैसे हम कर सकते हैं, निदानात्मक कैसे कर सकते हैं, ये पेडागोजी सब्जेक्ट है। ये आपको गणित के ये से कंप्लीट कराने के बाद पेडागोजी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से आपका बेस कंप्लीट कराते हुए कॉन्सेप्चुअल बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, लगभग आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से प्राप्त होते हैं, देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, कि आपको 3 से 5 नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए कोई भी टॉपिक सही, कोई से सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, कुछ भी सही, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं पता, उसका बेसिक नहीं पता है कि आखिर नंबर क्या होता है, मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, आखिर मैथ आप क्यों पढ़ें, मैथ में क्या क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये टॉपिक का मीनिंग क्या है, तब तक उस टॉपिक के अंदर की चीज़ें आज नहीं समझ सकते। बात करते हैं नंबर की। नंबर का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका नंबर, एक होता है आपका न्यूमरल्स, और तीसरी चीज़ होती है आपकी डिजिट।
अगर हिंदी में बात करें तो नंबर को क्या कहते हैं, आपकी संख्या बोलते हैं। न्यूमरल्स को आपका संख्यांक और डिजिट को आपका अंक कहते हैं। ये हिंदी हो गई। बात करते हैं नंबर। सबसे पहले हमें सब चीज़ें सेम दिखाई देती है। नंबर क्या होता है, संख्या, संख्यांक क्या होता है और अंक किसे कहते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं, कितनी गेंदें रखी हुई हैं, चेयर में कितने पैर हैं, तो जहाँ पर कितना का बोध हो जाए, यानी कि हमें ज्ञान हो जाए कि ये चीज़ कितनी है, मात्रा में कितनी है, तो वो क्या होती है, संख्या होती है। अगर उसी संख्या को मैं कह दूं यहाँ पे 5 बॉल हैं, अगर मैं उसे सिंबल बना दूं, उसका कोई प्रतीक चिन्ह बना दूं और उसको शो करूं, तो वो क्या होगा, संख्यांक, संख्या का अंक। मैंने कह दिया 12 टॉफियाँ हैं, तो क्या होगा, ये संख्यांक। 12 आपका क्या है, संख्या है, लेकिन 12 का संख्यांक आप उसको शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संख्यांक, न्यूमरल्स। अब बात करते हैं डिजिट। डिजिट आपकी 1, 2, ये जो आप नंबर लिखते हैं, जो आप नंबर शो करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, डिजिट आपकी कहलाती हैं। अभी मैंने इसमें जीरो ऐड नहीं किया है। जीरो क्यों नहीं ऐड किया है, सबसे पहले आपने देखा होगा नंबर्स प्राचीन काल में क्या हुआ था, प्राचीन काल में कैसे गिनते थे। आप थोड़ा ये विचार कीजिए कि प्राचीन काल में क्या नंबर थे, नंबर के सिंबल थे, न्यूमरल्स थे, 5 और 12। क्या पहले गिनतियाँ थीं। देखिए क्या था, पहले नंबर तो थे, वो क्या करते थे, जैसे उन्होंने किसी ने पशुपालन किया, पहले सबसे पहले क्या किया, कुछ पशुओं को पालतू बनाया और उन्हें अपने यहाँ रखने लगे। अब उनकी गिनती की बात आई, कैसे गिनती की जाए, तो वो क्या करते थे, उनके पास जो भी कंकड़ पत्थर होते थे उनको इकट्ठा करके एक होल में डाल दिया करते थे, और होल में डालने के बाद वो पता कर लेते थे मेरे पास कितने कंकड़ हैं और कितने मेरे पास पशु हैं। अगर शिकार पे जाते थे तो शिकार पे जाने पर कितने आदमी, कितनी औरतें जा रही हैं, उनकी गिनती किससे करते थे, पत्थरों से करते थे। फिर उनके बाद उन्होंने सिंबल बनाए, संख्यांक बनाए। हो सकता है उनके सिंबल अलग टाइप के हों, उनकी लैंग्वेज आपने सीखी होगी कि अलग अलग प्रकार की होती है लैंग्वेज, तो उन्होंने अपने संख्यांक अलग प्रकार से बनाए। जब उन्हें समस्या होने लगी कंकड़ पत्थरों को गिनने में, तो उन्होंने क्या बनाया, संख्यांक, संख्या के अंक बनाए, कुछ प्रदर्शित किया, सिंबल बना दिए, प्रतीक चिन्ह बना दिए। और अंक, डिजिट तो आप समझ ही गए हैं, जो अलग अलग जो गिनती होती है, जो संख्यांक हम लिखते हैं, वो क्या होता है, 0 से 9 तक आपके ये क्या है, ये आपकी डिजिट हैं। क्या है, डिजिट। आपकी 10 डिजिट होती हैं, उन डिजिटों को आपस में आगे पीछे करके आप क्या बनाते हैं, संख्यांक बनाते हैं, संख्या बनाते हैं, और संख्या को शो करने के लिए क्या करते हैं, संख्यांक का यूज करते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपके टेट में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। आप सबसे पहले क्या होता है, जब भी एग्जाम में जाते हैं आपको बेसिक तो पता है, लेकिन आप क्या करते हैं, बेसिक पता होने के बावजूद भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, आपको बेसिक आपने 0 लेवल से स्टार्ट नहीं किया है। आपने बेसिक समझा, आपने समझा सम संख्याएं किसे कहते हैं, आपने समझा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है और वो आगे कैसे बढ़ता रहता है। जब क्लास फर्स्ट में होगा तो वो गिनती को कैसे सीखेगा, उसे कुछ वस्तुएं दिखाई जाएंगी और उनको जोड़ करना सीखेगा, गिनती बंट। सबसे पहले क्या करता है, एक छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, गिनती उंगलियों से करता है। घर वाले कुछ चीज़ें लेके आते हैं तो बताते हैं कि आपको 1 बॉल चाहिए या 2 बॉलें चाहिए, तो वो कहता है 2 बॉल चाहिए, तो उसे नंबर ये नहीं पता है कि ये 2 होता है, लेकिन वो कहता है मुझे 5 टॉफ़ी चाहिए, तो वो कहता है 5, लेकिन उसे नंबर का ज्ञान नहीं है। ऐसे उसे संख्या का ज्ञान है, लेकिन संख्यांक का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार आप एक इस प्रकार से सोचिए, एक टीचर की नज़र से सोचिए कि आप नंबर को कैसे समझ सकते हैं, न्यूमरल्स को क्या होता है, डिजिट क्या होता है। आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं
बताता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं कहूँ फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि पहली अभाज्य संख्या। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं 0, 1, 2, 3, 4, आपको बताना है कि फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है। आपसे पूछूं फर्स्ट पहली सम संख्या, आप सभी जानते होंगे सम संख्या किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके यही है सेम। आपसे पूछा जाए पहली विषम संख्या कौन सी होगी। 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपसे अगर मैं पूछूं पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी, कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, आपके ऑप्शन सेम है। अब आप कंफ्यूज में आ जाते हैं, आपको सभी टॉपिक पता है, सभी का बेसिक भी पता है, लेकिन जब भी आप टिक करने बैठते हैं तो आपको कंफ्यूज हो जाता है कि आवाज़ संख्या, मैंने पढ़ा था आवाज़ संख्या प्राइम संख्या क्या होती है, लेकिन ऑप्शन जब मिल जाता है तब आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा है। आपने क्या किया है, आवाज़ संख्या किसे कहते हैं आपको पता है, लेकिन आपने बिल्कुल उसे समझा नहीं है डीपली। आपको उसको डीपली समझना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक सही आपका, किसी भी सब्जेक्ट का सही, उसको जब तक आप एक टीचर के नज़रिए से नहीं पढ़ेंगे, आप एक उसको डीपली समझेंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। चेंज कर दिया गया पैटर्न। पहले क्या था, आपको ट्रिक आती थी, आपने ट्रिक लगाई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आज के दौर में क्या है, आज के दौर में एग्जामिनर समझ गया है कि आपको ट्रिक तो आती है, लेकिन ट्रिक के साथ साथ वो क्या करता है, बेसिक भी आपका जोड़ देता है। मतलब बेसिक का भी टच लेके चलता है। अगर आपको बेसिक नहीं आती है, सिर्फ ट्रिक आती है, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक भी समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये बेसिक कोई आपके टेट के लिए आवश्यक नहीं है, ये आपके टेट, सुपर टेट, आपके जितने भी एग्ज़ाम है, मैथ का नंबर सिस्टम जो भी चैप्टर आता है जिस एग्ज़ाम में, नंबर सिस्टम में ये बेसिक तो आपको बिल्कुल सभी एग्ज़ामों में काम देगा। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आपका चेंज हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। क्या होता है, आपके लेवल हाई हो जाता है, आपके वही क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल चेंज कर देता है। एग्जामिनर क्या करता है, आपके लेवल को हाई करते हुए क्वेश्चन वही होगा, आवाज़ संख्या से संबंधित क्वेश्चन होगा, लेकिन वो आपके पूछने का स्टाइल उसका होगा, वो आपके लेवल से हाई होगा। तो एग्ज़ाम जैसे ही आपके ऊपर होते रहते हैं, मतलब आपके अलग अलग एग्ज़ामों में पैटर्न चेंज होता है। बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। आप जानते होंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से या फिर किसी वन से कटे, वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो या फिर किसी और नंबर कौन से वन से डिवाइड हो, यानी कि जिसके अधिक से अधिक कितने फैक्टर हो सकें, 2 हो सकें। जिसके अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो सकें वह प्राइम नंबर कहलाता है। मैंने क्वेश्चन पूछा पहली अभाज्य संख्या, तो पहली कौन सी होगी, 2। 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं अधिक से अधिक, 2। 3 के कितने हो सकते हैं, 2। 4 के कितने हो सकते हैं, 3। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ये क्यों नहीं अभाज्य है, क्योंकि इसका एक फैक्टर कौन सा है, 1। तो मैंने क्या कहा, वह संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 क्या हो, फैक्टर हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। सम संख्या, अब आपने सोचा होगा सम, जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। आपका आंसर होगा 2, लेकिन एग्जामिनर मानता है कि 0 आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपने लगाया 2 लेकिन आंसर दे दिया। ये एक नवोदय में क्वेश्चन आया था, जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्वेश्चन आया था कि आपने सम संख्या ऑप्शन दिया था 0, 1, 2, 3, ऑप्शन उसने क्या माना, 0। आखिर क्यों माना 0,
सम संख्या आप जानते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम होती है। लेकिन सम संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ जो गणितज्ञ हैं वो मानते हैं कि 0 भी एक सम संख्या है। उसका रीजन क्या है? आपने देखा है, आप जानते हैं कि सम प्लस सम बराबर क्या होता है? अगर हम 2 सम संख्याओं का योग करें तो हमें तीसरी भी सम संख्या बराबर में प्राप्त होगी। अगर मैं मानूँ 2 और 2 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, दोनों सम संख्याएं, हमें प्राप्त क्या हुआ? 6। 6 भी क्या है? सम संख्या है। अब मैं सम संख्या की जगह पे 0 ले लूँ। अगर 0 रख के देखता हूँ सम संख्या के स्थान पे और दूसरा नंबर मैं सम संख्या लेता हूँ, क्या प्राप्त हुआ मुझे? सम संख्या। यानी कि सम संख्या अगर मैं 0 के स्थान पे सम रख रहा हूँ, सम संख्या के स्थान पे 0 रख रहा हूँ और सम दूसरा ले लिया 2, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? ये सही प्राप्त हुआ, सम ही प्राप्त हुआ। दूसरा आप जानते होंगे सम प्लस विषम बराबर क्या होता है? विषम। अगर कोई सम संख्या और में विषम संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा उनका योगफल क्या आता है? विषम संख्या आती है। जैसे आपने 2 और 3 को ऐड किया तो क्या आया? प्राप्त आपको हुआ 5। अब आप 0 सम संख्या के स्थान पे रख के देखिए, 0 प्लस 3 बराबर कितना आया? 5। आपका विषम वही रहा, लेकिन सम क्या आया? विषम आया। ये सही प्राप्त हुआ। यानी कि सम के स्थान पे 0 रखा तो हमें अपना फॉर्मूला सही आया, प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम इसी को विषम के स्थान पे 0 रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि सम प्लस विषम, हमने विषम के स्थान पे 0 रखा है, हमें विषम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? हमें सम संख्या प्राप्त हुई। तो ये गलत है कि 0 कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती। 0 हमेशा क्या हो सकती है? एक सम संख्या हो सकती है। आप तीसरा भी नियम देख सकते हैं, आपने देखा होगा विषम प्लस विषम बराबर क्या होता है? विषम प्लस विषम बराबर आपका होता है सम संख्या। अब विषम संख्या 1 ले लीजिए, कोई दूसरी विषम संख्या 3, आपका कितना आया? 4। यानी कि विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर आपका क्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या प्राप्त हो रही है। आप विषम संख्या के स्थान पे 0 रखिए, यहाँ पे 3 विषम रखिए, आपका क्या प्राप्त हुआ? 3। ये आपका 0 विषम संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमें प्राप्त क्या होना चाहिए? सम संख्या। ठीक है, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। यानी कि 0 विषम संख्या नहीं हो सकती, 0 क्या हो सकती है? एक सम संख्या हो सकती है। तो इसे सम संख्या में रखा गया, इसलिए इसे क्या कहा गया? पहली सम संख्या कहा गया। अब आपके कुछ क्वेश्चन और भी होंगे, क्या सम संख्या नेगेटिव हो सकती है? देखिए, जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा कि सम संख्या में किस किस टाइप के आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या उनके आंसर होते हैं। देखिए, बात करता हूँ 0, तो 0 के कई कॉन्सेप्ट हैं। जैसे 0 क्या है? 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। 0 नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ना तो ये धन पूर्णांक है ना ही ये ऋण पूर्णांक है। 0 को कौन सा पूर्णांक अलग रखा गया है? ना तो उसे धन पूर्णांक में रखा गया है ना ही ऋण पूर्णांक में। 0 आपका होल नंबर है, 0 को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया है। आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? आपकी 1 है। आपकी कभी भी प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि संख्याओं को पूर्ण करने के लिए क्या बनाया गया? होल नंबर किए गए हैं, पूर्ण संख्या हो गई 0 को आने। अभी मैं जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इसको डिटेल में समझाऊंगा कि होल नंबर में 0 क्यों आया और कैसे आया, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा इसकी। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। आप सभी जानते होंगे विषम संख्या 1 है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ये तो आप सभी जानते हो। अब बात आती है भाज्य संख्या। किसी ने आंसर 1 दिया होगा, किसी ने 2 दिया होगा, कोई 0 दे रहा होगा। इसका आंसर क्या है? देखिए समझिए, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो सकें। कितने फैक्टर हो सकें? 3। 1 का कितना फैक्टर? 1। 2 के कितने? 1 और 2। 3 का कितना है? 1 और 3। 4 का कितना है? 1 है, 2 है एंड 4 है। यानी कि मैंने क्या बोला? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो सकें वो क्या होती है?
भाज्य संख्या होती है। अधिक से अधिक कितने भी फैक्टर हो सकते हैं? 12 के कितने फैक्टर हैं? आप कहेंगे 12 के कई फैक्टर हैं। 12 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 खुद भी है वो। तो ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं। मैंने कहा कि कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। अधिक से अधिक आपके कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? देखिए बात करते हैं इससे आगे एक और है जो आपको कंफ्यूजन में करता है। आप किसी भी टॉपिक को समझें तो डिटेल में समझें। कोई भी टॉपिक को आप ये ना समझें कि कोई भी टॉपिक आपके सामने आया वो टॉपिक की सबसे पहले मीनिंग को जाने कि मीनिंग क्या है इसका और मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आप इसके आंसर को जान गए तो उस टॉपिक को भी समझना कठिन नहीं होगा। बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका होता है 1/0। ये इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। क्यों होता है आपने कभी सोचा है? ऐसा क्यों होता है? देखिए कॉन्सेप्ट है, आप जब भी किसी नंबर से भाग करते हैं तो क्या है, उसको 3 आया आपका, इसका मतलब है आपने 4 को 3 से गुणा की होगी तभी तो आपको 12 प्राप्त होगा। आप कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए, 16/8 कितना प्राप्त हुआ? 2। 8 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना प्राप्त हुआ? 16। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि इन्फिनाइट अपरिभाषित, जो जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 की हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कराने पे ऐसा नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। या फिर 2/0 कितना भी संख्या कर सकते हैं, हमें 0 की इन्फिनाइट से ऐसा कोई नंबर कहीं पे भी तो रहा होगा जिसकी मल्टीप्लाई 0 से कराने पे हमें ये संख्या प्राप्त होती है। आपको ये तो पता ही होगा, 0 को किसी संख्या, नीचे कोई संख्या है तो आपका क्या आता है? 0, क्योंकि नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई हम 0 से कराएंगे। किसी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आता है? 0। अगर मैं कहूँ 0/6 तो मैं 6 की मल्टीप्लाई अगर 0 से कराऊंगा तो क्या आएगा? 0 ही प्राप्त होगा। तो ये सही है आपका, लेकिन इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन अलग पैटर्न से देता है। जैसे आपने प्लेस वैल्यू को जाना होगा और फेस वैल्यू को जाना होगा, अब वो मिक्स कर देता है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है। प्लेस वैल्यू भी पूछता है, फेस वैल्यू भी पूछता है, दोनों को मिक्स करके आपसे पूछता है कि इसमें प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू बताओ, उनका अंतर बताओ या फिर उनका जोड़ बताओ, योगफल, या फिर क्या गुणनफल भी कर सकता है। तो वो किसी टाइप से बना सकता है। अब वो सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन आता है पाई, तो पाई क्या है? अपर में संख्या है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो वो आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाई एक अपर में संख्या क्यों है, जबकि 22/7 जिसे पाई के बराबर माना जाता है। देखिए 22/7 पाई के अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है। आप अगर कहें कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये हम कैलकुलेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये 22/7 के बराबर नहीं होती। लगभग में पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर होती है। 22/7 आपकी परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो आपकी अपरमेय संख्या है। ऐसा क्यों है? जब मैं 1 बाई 1 आपको टॉपिक कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कराते हुए चलूँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर पढ़ाया, नंबर के बाद न्यूमरल्स बताया, नंबर को शो कर देते हैं, किसी सिंबल में प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या होता है? संख्यांक होता है, न्यूमरल्स होता है। डिजिट आपकी 0 से लेके 9 तक आपकी क्या होती है? डिजिट होती है। बात करते हैं जीरो का कॉन्सेप्ट। जीरो कहाँ से आया? अगर मैं बात करूं जीरो के कॉन्सेप्ट की, तो जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत, देखिए जब संख्याएं बनी थी, 9 तक संख्याएं बनी थी, उसके बाद संख्याएं आगे बनती, आगे बढ़ने के लिए संख्याओं को क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। उन्होंने 9 तक सिंबल बना दिए अपने। अब इसके आगे सिंबल बनाते वो
10 को कोई सा अलग सिंबल दे देते, इसको अलग सिंबल दे देते। आगे वाली संख्याओं को अगर वो सभी को सिंबल अलग देते तो हमारी संख्याएं हमें याद करने में बहुत कठिनाई आती। क्या हम संख्याओं को सभी को याद कर पाते? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 10 अलग सिंबल है, 11 का अलग है, 21 का अलग है, 50 का अलग है, 100 का अलग है, 100 का अलग है, 500 का अलग है, 550 का अलग है। तो ये सिंबल जब अलग हो जाते तो हम कहाँ तक गिनती याद करते? हम मुश्किल से मुश्किल 50 तक याद कर पाते अगर हम याद कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे भारतवर्ष में एक हुए, उन्होंने आर्यभट्ट ने क्या जीरो बताया, जीरो के बारे में बताया कि जब जहाँ पर कोई भी चीज़ ना होती है, जैसे बच्चों को सिखाया जाए कि मेरे पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, मैंने 4 बच्चों को दे दी, बांट दी एक एक टॉफ़ी, मेरे पास कितनी बची? बच्चे कह देंगे कि 1 टॉफ़ी बची है। लेकिन जीरो के कॉन्सेप्ट में क्या है? अब मैं कहूँ कि वो 1 टॉफ़ी मैंने मोहन को दे दी, अब मेरे हाथ में कितनी टॉफ़ी है? तो बच्चे कहेंगे कि आपके हाथ में कुछ भी टॉफ़ी नहीं है, आपका हाथ बिल्कुल खाली है। जब जहाँ पर कोई भी नई चीज़ होती है, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या बताते हैं बच्चे को? जीरो का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जहाँ पर कुछ चीज़ नहीं बचती है वो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। जब जीरो आ गया, जीरो किसी संख्या के आगे लग जाता है, जैसे 1 के आगे मैंने लगा दिया तो ये उसको 10 गुना कर देता है। मैंने अगर 5 के आगे जीरो लगा दिया तो ये कितना गुना कर दिया? 5 को 10 गुना कर दिया, यानी कि 50 हो गया आपका। अगर मैं 10 को 10 गुना कर दूं, एक और जीरो लगा दूं 10 के आगे, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। यानी कि जीरो जो है, अंक के अगर दाहिने तरफ लगाया जाता है तो वो अंक को 10 गुना बना देता है। कितना बढ़ा देता है? 10 गुना बढ़ा देता है। ये आपका रहा जीरो का कॉन्सेप्ट। जीरो आपकी एक पूर्ण संख्या है, जीरो आपकी नेचुरल संख्या नहीं है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिजिट। फर्स्ट टॉपिक आपका है डिजिट। देखिए डिजिट क्या है, मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक जो हम नंबर को शो करते हैं वो क्या कहलाती है? डिजिट कहलाती है। डिजिट की 2 वैल्यू रखी गई है, 2 मान बताए गए हैं डिजिट के। एक तो बताया गया फेस वैल्यू और दूसरा बताया गया है प्लेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू को जातीय मान भी बोलते हैं, इसको वास्तविक मान भी बोलते हैं, इसको शुद्ध मान भी बोलते हैं, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं। प्लेस वैल्यू का नाम है स्थानीय मान, कि आपका स्थान क्या है। तो 2 प्रकार की वैल्यू होती हैं डिजिट की। डिजिट यानी कि अंक, अंक के 2 मान होते हैं। एक तो जातीय मान होता है, वास्तविक मान, शुद्ध मान, अंकित मान, या फिर स्थानीय मान। अब आपको समझाते हैं कि जातीय मान आखिर क्या है, स्थानीय मान क्या है, यानी कि आपकी फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 1 5 3 4 2, अब बात करूँ मैं 3 की, मैं क्या बात करूँ? 3। अगर मैं 3 की पूछूं फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, आपको सबको पता होगा फेस वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे कहते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं। देखिए आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उसका डिफरेंट फेस होगा। देखिए सभी बच्चों की जो सोचने की शक्ति होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार से वो सोचते हैं। आप बच्चे के फेस को देखकर क्या कहते हैं, उसका कुछ भी नाम रख देते हैं, मोहन, सोहन, रिंकी, पिंकी, आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। तो क्या है, ये आपने उसके फेस को देखा और उसका नाम रख दिया।
तो फेस वैल्यू होती है जो जातीय मान होता है, अंकित मान होता है, वो क्या है, उसकी डिजिट को ही उसका नाम बोलते हैं। फेस वैल्यू उसकी डिजिट जो वैल्यू होगी, जो डिजिट होगी वही उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर मैंने क्लास में मोहन को बुलाया तो कौन आएगा क्लास में उठकर, मोहन ही आएगा। तो मैंने इस संख्या में अगर 3 को बुलाया है और 3 की फेस वैल्यू पूछी है तो फेस कौन आएगा उठ के, 3 आएगा। उसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा, कोई भी डिजिट नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका फेस वैल्यू का। बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है। स्थान जानते हैं, प्लेस। अब मैं बात करूं आपको, ये 3, ये दिल्ली है, अब ये है पीलीभीत। अगर आपको पीलीभीत से दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको किस प्लेस से जाना है, इस प्लेस से। अब आपको कोई भी मतलब नहीं है, आप पीलीभीत को 0 कर देंगे, पीलीभीत को छोड़कर जा रहे हैं। बीच में बरेली पड़ा, उससे 0 कर दिया। यहाँ से बरेली पहुँचे, बरेली से आपने ट्रेन पकड़ी, आप दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली में क्या किया, आपको वहीं पे प्लेस वैल्यू उसकी चाहिए दिल्ली की, तो दिल्ली को हमने पुट कर दिया, यानी कि उस अंक को हमने पुट कर दिया, उस डिजिट को। और बाकी हमें आगे के कोई भी अंकों से कोई मतलब नहीं है। हमें जिस स्थान की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है, हमें उस स्थान से मतलब होता है, उसके आगे के डिजिटों से मतलब नहीं होता है। पीछे के डिजिट हम 0 कर देंगे तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसी अंक को लिखकर बाकी इस संख्या में जितना भी लिखा हो उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। आपको क्लियर हुआ। अब आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपके यूपी टेट में 2016 में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आया था 6532 में 5 अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। आपसे अंकित मान, जातीय मान, शुद्ध मान कुछ भी पूछ सकता है, वास्तविक मान कुछ भी लिख सकता है, में अंतर होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का मैंने कहा उसका स्थान मान क्या होगा, पीछे का नंबर 0, पीछे के नंबर को 0 करने पे कोई मतलब नहीं है, आगे के नंबर 0 कर दिए। हमने क्या कहा, उस स्थान को लेने के बाद हम बाकी नंबरों को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं स्थानीय मान में। और मैंने बताया अंकित मान क्या है, अंकित मान उसकी फेस वैल्यू है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, जो उसे हमने नाम रख दिया है उसका। मैंने इसको 5 डिजिट बोला है तो 5 ही इसकी का नाम हो गया, इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या होता है, घटाना होता है आपका। अब वो कह रहा है स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए, यानी कि घटा के बताइए। तो आपका कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आ गया 4। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं। वो यहाँ पे अंतर की जगह पे योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी कह सकता है। तो आपको पहले उनके मान निकालने हैं और जो भी क्वेश्चन कहे उस क्वेश्चन को ध्यान से समझकर आपको उसमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आगे का जो भी टॉपिक होगा वो आपका अगली वीडियो में आएगा। यहाँ तक डिजिट तक आप समझ चुके होंगे कि किसे डिजिट बोलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में या सी टेट में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।